हेलो गाइस, वेलकम टू कम्युनिटी समाचार। आज हम बात करने वाले अगले हफ्ते के बाजार के बारे में। हम पहले समझते हैं अगले हफ्ते क्या रहने वाला है बाजार में। जैसे सर अभी चल रहा है, न्यूज़ के बारे में चल रहा है, ईरान, इराक और इजराइल की न्यूज़। तो क्या लगता है आपको वॉर की रिगार्डिंग? देखिए, ईरान, इराक और इजराइल की जो न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, तो अब कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है कि अब यहाँ पे वॉर होगी। जो टेंशन है वो तो रहेगी कंटिन्यूसली। इसके अंदर कोई भी आप ये नहीं बोल सकते कि टेंशन नहीं रहेगी। एक टेंशन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसमें कोई एकदम से अब गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो इसका अभी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो हमारा पूरा फोकस है वो पूरा की पूरा नेक्स्ट वीक जो फेड का डेटा आने वाला है उसके ऊपर रहेगा, और हम पूरा के पूरा फोकस अब रखेंगे फेड क्या बोलता है, क्या स्टेटमेंट रहता है, और आगे वो रेट कट करने की बात करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल, जैसे फेड मीट होने वाली है नेक्स्ट वीक 1 मई को। ठीक है सर, 1 मई को तो मॉर्निंग में मार्केट भी बंद है। मार्केट बंद है, लेकिन शाम को चालू है, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। आपको आराम से इसलिए आप उस मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन जो फेड की पोजीशन है ना, इस समय क्या हो रहा है, जो फेड है वो अब परेशान हो चुका है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यूएस का जो डेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। हर 3 महीने में $1 ट्रिलियन की जो डेट है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 116% को भी ये जो डेट है वो पार कर सकता है उसकी जीडीपी का। अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड वॉर जो 2 था उस लेवल को भी सरपास कर जाएगा, उस लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा, जो आज की तारीख में फेड के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सर मतलब अभी क्या लग रहा है फिर आपको, फेड रेट करेगा या नहीं करेगा इस बात के लिए? देखिए, अभी जो कंडीशंस हो रही हैं उसमें इनको स्टेबली रखना पड़ेगा। अभी कट करने की कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। फेड में अगर दम होगा, मतलब ये बहुत बड़ा जिगर चाहिए कि वो यहाँ से इंटरेस्ट रेट को 0.5%, 0.05% और बढ़ा सके। 0.50% अगर वो बढ़ा देता है, ठीक है ना, तब जाके आप वहां से समझ सकते हैं कि एक उन्होंने डेयरिंग दिखाई है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई डेयरिंग लगती नहीं है। जिस हिसाब से कंडीशन चल रही हैं, डेट की कंटिन्यूसली चल रही है, इनके डेट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहे हैं। ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ लास्ट 1 ईयर के हाई पे चल रहे हैं। 1 ईयर के हाई पे चल रहे हैं। तो जो जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई पे हैं, उसके बाद में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से फेड का रेट कट करने का अभी जो डिसीजन है वो नहीं हो सकता। फेड चौंकाने वाला अगर कोई डिसीजन ले ले रात को 11:30 बजे 1 तारीख को, वो एक बात अलग हो सकती है। वैसे न्यूज़ भी आ रही थी कि फेड रेट बढ़ा भी सकता है करके। देखिए, बढ़ाने की कंडीशन उनके पास में अभी बनती नहीं है, लेकिन अगर वो बढ़ा देते हैं तो अभी मैंने सिर्फ यही बोला है कि उनका जिगर होना चाहिए कि वो बढ़ा दें। अगर 0.50% से बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, लेकिन इसका असर, रिवर्स असर बहुत बुरा पड़ेगा और गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। सर जैसे अभी एक मार्केट में न्यूज़ भी चल रही है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बेच रहे करके। यार ये अफवाह है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं टॉप 7 कंट्रीज को देखूं जहां पे जिनके पास में, अभी मेरे पास किसने बोला कि कोई सेंट्रल बैंक है वो 1000 टन गोल्ड बेचने वाली है। टोटल जो वर्ल्ड वाइड ईयरली प्रोडक्शन है वो 3600 टन का है। ठीक है ना। पहले साउथ अफ्रीका जो था वो टॉप पे रहता था गोल्ड प्रोड्यूसिंग में। आज की तारीख में चाइना टॉप प्रोड्यूसिंग में है। बिल्कुल। अगर मैं पूरी बात करूं इसकी, सिर्फ इसी का कंसर्न अगर लेके चलूं, तो जो टॉप 7 कंट्रीज है, 7th नंबर पर स्विट्जरलैंड आता है, जिसके पास 1000 टन गोल्ड है। अगर 1000 टन उनके पास में गोल्ड है तो वो लोग कोई सेलिंग करें अभी कंडीशंस में नहीं है। तो जो टॉप इकोनॉमीज हैं वो तो अभी सेल करने नहीं वाली हैं। अब जिसके पास 200 टन या 300 टन या 400 टन है, इंडिया के पास में 812 टन है एज ऑफ नाउ, मार्च तक का जो डेटा है उसके हिसाब से। अगर ये मान के चलो क्रैश होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई सेलिंग की कभी कंडीशंस बन नहीं रही है। चाइना क्या बेचना चालू करेगा? नहीं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके पास में वो ये है कि चाइना अभी भी गोल्ड बाय करके चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूसली अभी भी बाय कर रहा है। अगर वो कंटिन्यूसली गोल्ड बाय कर रहा है तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि इसके अंदर कोई सेंट्रल बैंक अभी बेचेगी। सेंट्रल बैंक अभी वर्ल्ड वाइड नेट बायर है इस समय गोल्ड का। बिल्कुल सर, जैसे चाइना का मैंने पढ़ा था कि चाइना गोल्ड बढ़ा दिया उन्होंने, खरीदना चाइना ने। देखिए, मैं आपको कंसर्न बोल रहा हूँ हमेशा से कि चाइना कंटिन्यूसली गोल्ड बढ़ा रहा है। बिल्कुल। ठीक है। गोल्ड बाइंग क्यों कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स? क्योंकि उनको एक पता है कि सेफ हेवन एसेट है और आने वाले टाइम में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक सेफ हेवन होगा। बिल्कुल। इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो बीट अगर करना है तो सिर्फ गोल्ड से ही करा जा सकता है इस समय। ईयर 1910, 1940, 1970, 2020, कभी भी आप देख लो, जब भी प्रॉब्लम हुई है, टेंशन हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे पहले जो बूस्ट करता है वो कौन करता है? सेफ हेवन एसेट, येलो मेटल, दैट इज गोल्ड।
सर जैसे अभी क्रूड ऑयल में भी हमने रैली देखी थी कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिनों से क्रूड ऑयल स्टेबल चल रहा है। देखिए क्रूड ऑयल के अंदर भी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, तो काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है और आने वाले टाइम में अभी भी स्टेबल रहेगा। थोड़े टाइम बाद अभी हम इसी वीडियो में हम लोग पूरा चार्ट कंप्लीट देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के में क्या रहने वाला है। लेकिन अभी अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल और यूएस का इन्फ्लेशन का दोनों का बिल्कुल सेम कोरिलेशन है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन इनका भी और इंक्रीज होगा और फेड की टेंशंस बढ़ेंगी। लेकिन अगर ये क्रूड ऑयल स्टेबल रहता है तो स्टेबिलिटी किसी भी चीज के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $80 के आसपास स्टेबल है, 80 to 83 के आसपास स्टेबल है। तो अभी जो नया लग रहा है कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अभी ईरान, इराक, इजराइल इस तरह की कोई न्यूज आने की अब कंडीशंस नहीं बन रही हैं। सर अगर ऐसे कुछ न्यूज भी आती है वॉर की, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मार्केट में खास इंपैक्ट होगा अभी। नहीं, देखिए अभी अगर इन दोनों का टेंशन रहता है, इजराइल और इराक का रहता है, सॉरी एक दोनों का अगर टेंशन रहता है तो कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी कंट्री जैसे रशिया, चाइना, यूएस अगर ये इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तब जाके फिर हमें अलग इतने तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। कोई थर्ड पार्टी मतलब थर्ड कंट्री अगर इन्वॉल्व होती है, इसके चांसेस तो काफी कम है ना अभी। नहीं, अभी कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमें वॉर करना है, क्योंकि वॉर की कंडीशन में कोई भी कंट्री अभी है नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। कोई भी सेकंड चीज है कि यूएस के अंदर वो है, इलेक्शन है इस साल के एंड में। करेक्ट। तो कोई भी कंट्री अभी पंगा नहीं लेगी, और खास तौर से जो यूएस है वो तो अभी बिल्कुल भी पंगा लेने के मूड में नहीं रहेगा। डेट भी बढ़ रहा है, इलेक्शन भी आने वाले हैं, सब कुछ इसके अगेंस्ट में चल रहा है। तो अभी कोई भी कंट्री, मतलब वैसे तो देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड में कोई भी कंट्री अभी तैयार नहीं है। ये अभी इराक और इजराइल इनको अभी छोड़ दिया जाए तो इनके आपस में जो भी टेंशन थे उसको इन्होंने क्रिएट करके वहां पे जो भी चीज हुई है। लेकिन जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाइना, यूएस, रशिया, ये अभी भी किसी भी तरह से लड़ाई के मूड में नहीं रहेंगे। इनका इलेक्शन भी ईयर है और कोई भी अभी लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि किसी की भी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है कि हम लड़ाई कर सकें। बिल्कुल सर, जैसे भी फेड मीट भी होने वाली है नेक्स्ट वीक, तो उसके साथ में बाकी डेटा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको डेटा बता दूं, जो फर्स्ट मंडे है, हाँ, कोई मेजर डेटा नहीं है। देखिए छोटे मोटे डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट डेटा की बात कर रहा हूँ। नो मेजर डेटा। ट्यूसडे को जो मेजर हमारा डेटा है वो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मतलब कि वो एक एक्टिविटी बता, मतलब कि इकोनॉमी की सिचुएशन बताता है, सिचुएशन कंज्यूमर्स के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। एक सर्वे होता है, वहां पे बताया जाता है कंज्यूमर के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, मतलब कंट्री के बिजनेस कैसे चल रहे हैं, एक्टिविटीज मतलब खर्चा कितना कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, उसमें कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कितना है, वो उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, बिल्कुल, तो वो यहाँ पे बताता है। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा अच्छा आता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव रहता है। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा खराब आता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए वापस से हमको अपसाइड देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में एक तारीख को भी डेटा आने वाला है एडीपी नॉन फार्म का। देखिए 1 तारीख को जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। तो ये यूएस की तरफ से आएगा। तो नॉन फार्म में जो एम्प्लॉयमेंट कितने एम्प्लॉयमेंट चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ये डेटा ऐसा है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस नीचे जाएंगे। क्यों? एक प्रेशर रहता है, इतना बड़ा एकदम से देखा जाए तो चेंजेस नहीं आते कि आज डेटा आया है एडीपी नॉन फार्म का, यस जो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है उसका इंपैक्ट हमें तुरंत देखने को मिलेगा। लेकिन जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है या फिर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, वो आपको कंटिन्यूअसली वीक बाय वीक देखना पड़ता है या फिर मंथ बाय मंथ देखना पड़ता है, तब जाके आप डिसाइड कर पाते हो कि अभी मार्केट में ट्रेंड क्या रहेगा। बिल्कुल। और उसके बाद में रहने वाला है फेड कॉन्फ्रेंस, तो उसी दिन पता चलेगा। देखिए फेड का सबसे पहले ये है कि फेड की रात को क्या 11:30 बजे फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा, जहां हमें लग रहा है कि नो चेंज होना चाहिए, कोई इसमें बदलाव नहीं आता है। कोई शॉकिंग न्यूज हो जाए बात अलग है, क्योंकि अभी मार्केट में कोई भी शॉकिंग न्यूज नहीं है। हाँ, अगर कोई शॉकिंग न्यूज होती है तो बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल रहेगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें हमको ये पता चलेगा कि फेड आगे क्या सोच रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फेड की थिंकिंग क्या है मार्केट को लेके, इकोनॉमी को लेके, जब वो इकोनॉमी को लेके अपनी थिंकिंग क्रिएट करेंगे तब वो हमको क्लियर डायरेक्शन दे पाएंगे। अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करने की बात करी तो गोल्ड सिल्वर डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। अगर फेड ने कोई स्टेटमेंट देना नहीं समझा या फिर उनको क्लियर नहीं हुआ कि हमको स्टेटमेंट क्या देना है, तो डेफिनेटली गोल्ड ऊपर जाएंगे। अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तभी ये कंडीशन है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर हमको करेक्शन देखने को मिलेगा। उसमें भी सर कुछ टेम्पररी करेक्शन होगी। वो एक टेम्पररी करेक्शन है। अभी गोल्ड सिल्वर के अंदर जो करेक्शंस आए हैं वो ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में अभी कोई एकदम से चेंजेस नहीं आ गए, ये सिर्फ हेल्दी करेक्शंस हैं। वापस से अभी अपसाइड के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बिल्कुल।
और सर इसमें लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, जब फेड मीट हुई थी लास्ट टाइम, उसमें भी हमने बात की थी कि फेड रेट बढ़ा सकता है। उस टाइम पे भी कुछ रेट चेंज नहीं किए थे, अनचेंज ही रहा था। देखिए चांसेस हैं कि रेट बढ़ा सकता है, लेकिन अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। अगर मैंने क्या बोला, अगर उसके अंदर दिल जिगर गुर्दा होगा बढ़ाने का, अभी भी वो इतनी टेंशन लेने के बाद में हिम्मत रख सकता होगा, तो वो 0.50% यहाँ से बढ़ाएगा और 6% तक ले जाएगा। लेकिन 6% अगर ले गया तो फिर टेंशन हमने क्रिएट हो जाएंगी। फिर थोड़ा करेक्शन देखना ही है कमोडिटीज में। कमोडिटीज में देखिए, अभी गोल्ड सिल्वर के अंदर मैं करेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक कोई भी करेक्शन मिलता है तो एक हेल्दी करेक्शन पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। थोड़ी देर बाद हम लोग चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उस समय हम लोग लेवल्स क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमारा जो एक लास्ट डेटा है वो है फ्राइडे को, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। उसके एक पहले थर्सडे को भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट वीकली क्लेम है। ये थोड़ा सा अभी रेडिश जोन में इसलिए है ताकि हमको ये पता चलता रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट वीकली बेसिस पे किस तरह से चल रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ते हैं, मतलब अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा। इकोनॉमिक प्रेशर आएगा तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम नॉन फॉर्म पेरोल डेटा की बात करते हैं, अगर ये डेटा अच्छे आते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव होता है, और ये डेटा अगर खराब आते हैं तो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये डेटा ऐसा नहीं है कि आज आया है तो अभी इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिले। यस, आज आया है तो 1 से 2 दिन में भी देखने को मिल सकता है, या फिर कंटिन्यूसली हमको वॉच करना पड़ता है कि पिछले 5 महीनों में, 1 साल के अंदर, या पिछले 3 डेटा किस तरह से आए हैं, एक के बाद एक उसके अंदर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। क्लाइंट्स को काफी गड़बड़ रहती है सर, डेटा आने के बाद क्या होगा मार्केट में, क्या होगा मार्केट में, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए। क्या देखिए, सबसे पहले तो अगर डेटा आया है, डेटा रीड करने के लिए होता है, समझने के लिए होता है। उसका तुरंत इंपैक्ट आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, उसका तुरंत इंपैक्ट आ गया, कभी कभी ऐसा होगा आज अभी आया है, मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, अगले दिन गैप डाउन खुला, बिल्कुल हो सकता है। वो इंपैक्ट क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। हम लोग क्या बताते हैं, इंपैक्ट क्या होगा मार्केट का, लेकिन हम लोग ये नहीं बताते हैं कि एक काम करिए यहाँ से सेल करना चालू कर दीजिए। बिल्कुल, आपने इंपैक्ट देख लिया कि इसके अंदर गोल्ड के अंदर लिए नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो फिर हम लेवल्स के साथ में काम करते हैं। बिल्कुल सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज यही होती है ना कि बाजार में डेटा आने के बाद तुरंत कोई ट्रेड ना ले ले। काफी लोग ये ट्रेड लेकर फंस जाते हैं। देखिए, हम लोग पहले बोलते हैं कि डेटा आने के पहले कोई ट्रेड मत लीजिए, लेकिन डेटा आने के बाद तो ट्रेड लेगा ना, लेना तो चाहिए। कभी तो लेगा, लेकिन ये पहले थोड़ा सा उसको सेटल होने दें, 15 से 20 मिनट उसको सेटल होने दें मार्केट को। जब उसके बाद में क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, उसके बाद फिर आप ट्रेड करना चालू करें, लेकिन बिना पढ़े, बिना लेवल्स के ट्रेड कभी ना करें। बिल्कुल। चलिए, अब बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन की, कि रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन इस हफ्ते में क्या बनी हुई है। तो सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में 55% ट्रेडर्स ने, आप अगर देख रहे होंगे तो 55% ट्रेडर्स ने बाइंग कर रखी है, 45% ट्रेडर्स ने सेलिंग कर रखी है। थोड़े दिन पहले ये डेटा 50 के नीचे था, अभी थोड़ी सी बढ़ी है। पूरे हफ्ते में ट्रेडर्स ने क्या करा है, 6% ट्रेडर्स ने पूरे हफ्ते में तेजी की पोजीशन लेके गए हैं, 13% ट्रेडर्स ने शॉर्ट की पोजीशन को काटी है। नेट में 4% ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन काटी है, मतलब कम करी है। ओवरऑल ट्रेंड जो मार्केट में जितने ट्रेडर्स थे उसमें से 4% पोजीशन हल्की हुई है। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए, अभी गोल्ड के अंदर हल्का सा बेयरिशनेस बनी हुई है अगर इस डेटा के हिसाब से चले तो। वहीं बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में 78% बायर्स हैं, फिर 22% सेलर्स हैं। अभी भी सिल्वर के अंदर बाइंग की पोजीशन बहुत ज्यादा हैवी बनी हुई है, इसलिए इस हफ्ते में हमने देखा है सिल्वर ने काफी एक रेंज बाउंड मूवमेंट करा है, बहुत ज्यादा हमको देखने को नहीं मिला है। 1% ट्रेडर्स ने क्या करा है, तेजी बनी है, और 13% लोगों ने अपनी मंदी की पोजीशन काटी है। ठीक है, कुल मिला के 2% जो पोजीशन है 2% वो कटी है। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में सर 65% लोगों ने तेजी की पोजीशन बना के रखी है, बिल्कुल, और 35% लोगों ने मंदी की पोजीशन बनाई है। लेकिन इसके अंदर एक चीज देखने वाली है कि जो 16% लोग हैं उन्होंने तेजी की पोजीशन काटी है। ये जो क्रूड ऑयल है 75% तक चला गया था, वहां 75% से नीचे आके 65 हुआ है, और 24% ने शॉर्ट्स की नई पोजीशन बनाई है। ठीक है ना, ये एक टेंशन वाली बात है। यहाँ से क्रूड ऑयल के अंदर हमको वापस से एक क्या है, स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और जिस तरह से नीचे से उठा है, हो सकता है कि अगले हफ्ते हमें और तेजी देखने को मिले। क्रूड ऑयल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6% पोजीशन कटी है। अगर देखा जाए इस हफ्ते कोई नई पोजीशन लोगों ने नहीं बनाई है, या तो अपनी पोजीशन काटी है या फिर काटने के बाद में वापस उल्टा बैठे हैं। जो सेल वाले थे वो बाय में बैठ गए, जो बाय वाले सेल में हैं, और कुछ लोग कट गए। बस इतना ही हुआ है, एक रोटेशन हुआ है। इसी वजह से मार्केट के अंदर दोनों तरफ के हमको मूवमेंट देखने को मिली है। सर जैसे भी क्रूड ऑयल एक सपोर्ट से एक बार वापस ऊपर भी आया हुआ है, करेक्ट। जैसे अभी 7000 के आसपास क्लोजिंग भी दी है क्रूड ऑयल ने, तो अभी इसी के बारे में बात करते हैं सर, क्लोजिंग बेसिस के बारे में। क्लोजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की क्लोजिंग की। अगर ये चार्ट आप देख रहे हैं तो चार्ट के अंदर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,556, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 48,201, गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है 71,500। अगर आप देखें
तो निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर ने थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म करा है। इक्विटी और गोल्ड दोनों थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं। जब भी कमोडिटीज एक बार उछाल लेती है मार्केट में, तो उस टाइम पे निफ्टी में थोड़ा बेरिशनेस आता है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में बोल सकते हैं। ग्लोबल में अगर किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की बात करें तो उसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। जैसे आज की तारीख में इंडिया में, यूएस के अंदर अभी इलेक्शंस हैं, जो थोड़ी देर पहले बताया। इंडिया में भी इलेक्शन चल ही रहे हैं। इस मार्केट से करंट से मार्केट ऊपर है। 4 तारीख के बाद क्या होगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि उस समय हमको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे सर। हाँ, तो इधर हम एक क्विक देख लेते हैं। सिल्वर के अंदर काफी 3% की गिरावट देखने को मिली है। कॉपर के अंदर हमें 1% की तेजी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल के अंदर ऑलमोस्ट हमको फ्लैट ट्रेड होते हुए देखा है। थोड़ा सा हमने नीचे भी देखा है, थोड़ा सा ऊपर देखा है। पिछले 2 दिनों से रेंज में ट्रेड कर रहा है एकदम। हाँ, और पैसा भी कमा के नहीं दिया किसी को। बिल्कुल, उसका वहीं पे गोल्ड अच्छा पैसा दे रहा है सर, दोनों साइड गोल्ड अच्छा पैसा दे रहा है, क्योंकि इस समय क्या हो रही है, पोजीशंस कट रही हैं। ठीक है ना, जो बायर थे, जो उनको 65,000 में मंदी लग रही थी, अब उनको 75,000 में तेजी लगना चालू हो गई है। जिनको 75,000 में, ठीक है ना, जिनको छूट गई थी, अब वो तेजी करने के मूड में आ गए हैं। जो लॉन्ग करे हुए थे, जिनको अब लॉन्ग करना नहीं है, वो शॉर्ट की पोजीशंस ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आधे बायर आधे सेलर्स खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है। तो बायर और सेलर दोनों एक दूसरे पे हावी चल रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा वॉलिटिलिटी, इतनी ज्यादा टेंशंस क्रिएट हो रही हैं। सर अभी मार्केट में एक बड़े मजेदार चीज चल रही है। पहले लोगों को सेलिंग पोजीशंस के बारे में पूछ रहे थे लोग, ठीक है, अभी लोग पूछते हैं तेजी कब बनेगी मार्केट में। देखिए, कंडीशंस रहती हैं। अब अगर तेजी के लोगों ने पूछना चालू कर दिया है और बहुत सारे लोग तेजी में बैठ चुके हैं, तो मान के चलेगा कि अभी एकदम से तेजी अपने को देखने मिलेगी। आज गोल्ड में फिर भी स्ट्रेंथ है, लोग गोल्ड को देख के चांदी को बाय कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए क्या हो रहा है कि गोल्ड तेजी कर रहा है, लेकिन चांदी वहीं की वहीं स्टेबल हो रही है। एक वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। सर अभी इसके बारे में नेक्स्ट वीक क्या रहेगा गोल्ड और सिल्वर में? अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर चले आते हैं। हाँ, ठीक है, चार्ट्स हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। मैं एक एक चार्ट ओपन करता जाता हूँ। एक चार्ट के अंदर हम लोग क्लैरिटी देखते जाएंगे किसमें क्या चीज दिख रही है। ओके, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी 105 रुपये 66 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर देखें तो इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं रेड वाली, ये अभी क्लोजिंग दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे अभी इसने एक अपसाइड मूवमेंट लिया था, जो टेंशंस वाला था, ईरान वाला टेंशन था, उसके कारण एक अपसाइड मूवमेंट लिया था। उसके बाद ये अब यहाँ पे एक रेंज बाउंड है। ये नई कोई भी एक नई न्यूज हो गई या फिर कोई मार्केट में डायरेक्शन हो गया, उसके लिए वेट कर रहा है। अभी हमको इस लेवल पे डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि हमको आने वाले वीक में गोल्ड और सिल्वर में भी बहुत बड़ी क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसका फर्स्ट रीजन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन ऐसे हैं जहां पे हमको क्या करना है, सावधानी बरतनी है। पहली चीज तो सावधानी बरतनी है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेड करना है, जो भी आपको मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि क्लैरिटी जब तक फेड का डिसीजन नहीं आएगा, बुधवार की रात को, 1 तारीख है बुधवार की रात को, जब तक फेड का डिसीजन क्लियर नहीं आएगा, तब तक मार्केट के अंदर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको दोनों तरफ की चाल देखने को मिलेगी और दोनों तरफ ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल लंबी पोजीशंस बना के ना चले, बस ओवरऑल लंबी पोजीशंस बना के ना चले जब तक फेड का डिसीजन नहीं आता। उसके बाद क्या होगा, वो मार्केट बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद भी आप ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद भी ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं अगर हम यूएसडी एनआर की बात करें, तो अगर आप चार्ट देखेंगे यूएसडी एनआर का, ठीक है, तो जो तीनों मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर चल रहा है, स्ट्रेंथ बनी हुई है कंटिन्यूसली। थोड़ा सा जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है। जिस तरह से अभी हम देखें तो यूएसडी जेपीवाई काफी हायर हो गया है। बिल्कुल, यूरो जेपीवाई काफी हायर पहुंच चुका है, 157 158 के आसपास यूरो जेपीवाई यूएसडी काम कर रहे हैं। और यूरो जेपीवाई जो है वो भी 166 167 के आसपास काम कर रहा है। तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि जो आईएनआर है, ठीक है ना, अभी और वीक हो सकता है। और यूएसडी आईएनआर के अंदर हमें 84 और 84.50 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे एक कल जीडीपी का डेटा आया था, उसके कारण मार्केट में डाउ जोन्स में गिरावट देखने मिली थी करीबन 600-700 पॉइंट्स की। लेकिन आज कवर भी कर गया। हाँ, आज कवर भी हो गया। मार्केट में ये सब चीज चलते रहती है, डेटा आने के बाद तुरंत फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। देखिए, डेटा आने के बाद में जो कंडीशंस बनती हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय क्या चल रहा है। अगर डेटा बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली वीक आ रहे हैं, ठीक है ना, तो एक प्रॉब्लम सिचुएशन अराइज हो सकती है। नहीं तो कंटिन्यूसली आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सर, अभी गोल्ड में क्या करना चाहिए? देखिए, गोल्ड के अंदर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले कॉमेक्स गोल्ड की बात करते हैं। अभी 2040 के आसपास चल रहा है, एमसेक्स मार्केट बंद हो चुके हैं, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो इसके अंदर एक वीकनेस हमको दिख रही है, ठीक है। अगर आप चार्ट को देख रहे हैं तो ये इसके अंदर इस वीक में नेगेटिव बंद हुआ है, कोई हमको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली है। ये देखिए चार्ट के अंदर, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल है,
अभी इसके अंदर क्लोजिंग बाकी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी भी हमको कुछ ना कुछ करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये करेक्शंस हैं, ठीक है ना, ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हम लोग बहुत बड़ी इसके अंदर सेलिंग नहीं देखेंगे। आप मान के चलिए कि इसके अंदर आपको नेगेटिव जोन जो है वो अभी नहीं मिलेगा, एक करेक्शन आपको इस हफ्ते मिल सकता है जहाँ पे है। तो समवेयर अराउंड अगर आपको ये ट्रेड मिलता है 2290 2280 के आसपास एक वीक, इस वीक में, तो वापस एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, हमें वापस से टारगेट 2350 तक के देखने को मिलेंगे। ओके, मतलब अगर कोई भी डिप मिलता है तो बाइंग करके चलना है। यस, अगर कोई डिप मिलता है तो बाइंग करके चलें, अगर ऊपर में मिलता है तो सेल करके नहीं चल सकते हैं। आईएनआर के हिसाब से थोड़ा सा एक चेंजेस आएंगे, तो वो हम लोग इस वाले गोल्ड में जो हमारा M6 गोल्ड है उसके अंदर देख लेते हैं। M6 गोल्ड के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो इसने करा क्या है, देखिए एक कंटिन्यूसली रैली चली है, ठीक है। इस रैली के बाद में क्या हुआ, एक करेक्शन इसने इस बार फर्स्ट टाइम एक रेड कैंडल दी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो आप ये देखिए, ये हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, अब यहां से ये फ्लैग बनाएगा कि ये पेनेंट बनाएगा ये समय बताएगा। लेकिन अभी हमको जो नेक्स्ट वीक में जो हमको देखना है नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए, वो ये है कि अभी हमें जो सपोर्ट रहेगा वो समवेयर अराउंड 70,000 69,500 का रहेगा। अगले वीक के लिए वही बना रहेगा, 69,600 के आसपास आ रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो 72,500 के आसपास आ रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट 5 डेज हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है कि बाय ऑन डिप्स का रखना है, सपोर्ट के आसपास आता है या फिर रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जहां पर कंडीशंस जो क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, फेड की मीट है, उस दिन तक आपको रेंज बाउंड ट्रेडिंग करना है, कोई भी पोजीशन क्रिएट करके नहीं चलना है। हर बार देखने को मिलता है कि जब भी फेड मीट होती है उस टाइम पे मार्केट दोनों साइड के मूवमेंट्स देता है। बिल्कुल। हाँ, तो सर इसी को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे ट्रेड करें, और जो लो रिस्क ट्रेडर्स रहते हैं वो तो मिनी में ट्रेड करना सेफ रहेगा उस दिन के लिए। अभी देखिए वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके अंदर मिनी में ट्रेड करना बेटर रहेगा, लेकिन जो हैवी लॉट्स में करते थे वो 1-2 लॉट 3 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अगर आपके पास लेवल्स भी परफेक्ट मिल रहे हैं तो भी आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हम लोग तो लाइव मार्केट्स लेवल देते ही रहते हैं, तो उसके हिसाब से करेंगे। अब आप अगर देखेंगे तो हम लोग सिल्वर के ऊपर आ जाते हैं। सिल्वर के अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप अगर देखेंगे तो सिल्वर के अंदर ये देखिए, ये सिल्वर ने ओवरऑल बहुत लंबे समय का एक ब्रेकआउट दिया है, जो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको चार्ट के अंदर। ये जो ब्रेकआउट है इसके अंदर अभी ये करेक्शन ले रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर कभी भी किसी भी मौके में, ठीक है, अगर ये सपोर्ट के आसपास 25.80 से 25.50 के बीच में चांदी मिलती है, आप इसके अंदर बाइंग करिए। स्टॉप लॉस आपका पोजिशनल रहेगा $23 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का। आपको यहां से वापस जो अपसाइड टारगेट है, जो अभी तक 30 का नहीं लगा है, 29.70 के आसपास के वापस पलट गया है, तो $30 हमारा पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो $33 तक का रहेगा। ये जो करेक्शन है ये सिर्फ एक करेक्शन है, कहीं पे भी हमको एक 25.80 से 25.50 के बीच मिलेगा तो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ट्रेडर्स की सर ये क्वेरी होती है कि अभी मार्केट मंदी देगा क्या, या फिर मार्केट में क्या मंदी कब आएगी। देखिए मंदी, अभी कुछ लोगों ने मुझे बोला बहुत मंदी आ गई। मैंने कहा कैसे? बोले 73,000 74,000 से गोल्ड अभी 71,500 आ गया है। तो मैंने बोला इतनी मंदी कैसे आ गई है? जब नीचे 61 से 71 तक गया है तब लोगों को तेजी नहीं समझ में आई। अब उसके बाद में 3,000 की मंदी गिर गई तो बहुत ज्यादा गिर गई। क्यों? उनका रीजन ये है कि वो 66,000 में गोल्ड को बेच के बैठे हुए थे, और 74,000 73,000 में आप क्या करके बैठे हैं? गोल्ड बाय करके बैठे हैं। अरे जब आपको 65 में मंदी दिख रही है, 66,000 में गोल्ड में मंदी दिख रही है, तो पहली बात तो 73 में आपको तेजी कैसे दिख सकती है? अगर आपको बैठना भी है तो थोड़ा सा वेट करिए, करेक्शन आएगा उसके बाद करिए। मार्केट भागा नहीं जा रहा है। और कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते ये लोग सर, इसका क्या मुख्य? देखिए ये एक अलग कहानी है स्टॉप लॉस वाली, उसके अंदर मैं अभी बीच में पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरी वीकली रिपोर्ट है, तो मैं अभी उसके अंदर ही कंसंट्रेट करूंगा। सर अभी गोल्ड सिल्वर का तो हो गया, सिल्वर M6 के बारे में बात करते हैं। सिल्वर M6 की बात करते हैं तो सिल्वर M6 के अंदर अगर देखें तो मार्केट के अंदर डलनेस बनी हुई है, ठीक है ना। एक अगर देखा जाए तो 3% की हैवी गिरावट होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बारीकी से देखें तो एक ये मूविंग एवरेज के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस वीक जो अगर आप हैकनाशी में देखेंगे तो एक ये इसने डोजी बनाई हुई है, ठीक है। इसका मतलब होता है अनक्लियर डायरेक्शन। अब अगर मान के चलिए इसके अंदर क्लियर पैटर्न इसने बता रखा है कि मैं तेजी कहाँ करूंगा कहाँ नहीं करूंगा। ये देखिए ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये हमने यहाँ तक ले लिया। इसके बाद में नीचे से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे जो ये बेस पे है,
अब हमारे पास नीचे जो जगह बच रही है, ठीक है, वो 77,000 78,000। आपको पहली बार याद हो तो हमने जो फर्स्ट टाइम बाइंग दी थी वो 78,600 के ऊपर दी थी। बिल्कुल। उसके पहले जो बाइंग दी थी वो 76,000 के आसपास हमने बाइंग स्टार्ट कर दी थी। वही रेंज वापस से है। अगर आपको इस जोन के आसपास, सपोर्ट जोन के आसपास कहीं भी मिलता है, ये वाला वीक खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक यहाँ इससे स्टार्ट होगा, तो आपको दिख रहा 78,000। अगर कोई भी एक पैनिक बड़ा मिलता है 2 से 2,500 पॉइंट का, 78,000 के आसपास मिलता है, बाइंग करिए। उसी समय आपका 25.80 25.50 के बीच में भी कॉमेक्स भी मिलेगा। दोनों जब भी आपको मिल रहे हैं, इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिस दिन चांदी, आप मान के चलिए कि 84,500 या 84,700 का जो लेवल है, राउंड फिगर 85,000 कर ले, 85,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है सिल्वर, तो हमें फर्दर अपसाइड टारगेट 93,000 तक देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, अभी हमने इसी वीक में स्टार्टिंग में बताया भी था, एक 79,600 के अराउंड बाई करने के लिए बताया था हमने। इस वीक में हमने जो डेली रिपोर्ट है उसमें दिया था 79,600, लेकिन वो वाला वीक खत्म हो गया, तो अब नया फ्रेश वीक आ गया है, तो फ्रेश लेवल से आएंगे। वो वाला वीक में जो भी टारगेट थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ ठीक है। तो सर अभी जैसे सिल्वर का भी हो गया, गोल्ड का भी हो गया, तो एक टॉप कमोडिटी क्रूड भी है। क्रूड जैसे अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है सर क्रूड। तो देखिए क्रूड ऑयल रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं हाइकेनाची में देखूं तो आप अगर देखें तो चार्ट ने जो क्या करा है, एक सपोर्ट लेके, जो इसका फर्स्ट सपोर्ट है वो लेके उसने क्रिएट वापस से अपसाइड में लिया है। लेकिन इसको हम हाइकेनाची में नहीं देखेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं किस में देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न में। ओके ओके, व्हाट अ गुड मूव। लोअर लोअर लोअर, इसने यहाँ पे क्या बना दिया है, ग्रीन कैंडल। अब ग्रीन तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ में हमें जो डेटा है वो भी क्या हमें सजेस्ट कर रहा है कि अपसाइड ही 24% लोगों ने शॉर्ट करा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, मतलब 24% ने नई शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, और जो तेजी है उन्होंने काटी है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। 7,050 का लेवल ध्यान रखिएगा। 7,050 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल इस वीक में किसी भी दिन क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो फर्दर अपसाइड टारगेट हमें 7,300 से 7,450 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। कोई भी डिप आता है, अभी फिलहाल जब तक क्रूड ऑयल के अंदर 6,500 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसके अंदर मंदी करके नहीं चलेंगे। अभी का जो रेंज है, नेक्स्ट मान के चलिए 1.5 मंथ या 2 मंथ्स के लिए, नीचे में 6,500 नहीं तोड़ेगा और ऊपर में 7,700 नहीं तोड़ेगा। तो अभी फिलहाल एक मोमेंट कितना भी आ जाए, इसी रेंज में इसको ट्रेड करने की उम्मीद है। डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है क्रूड ऑयल के अंदर। अभी भी हम नेगेटिव नहीं होके काम नहीं करेंगे। जो भी लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो याद रखिए इस नंबर्स को, 7050। अगर कोई भी डेली क्लोजिंग मिल जाती है इसके ऊपर, तो बिल्कुल बाय करके चलिए। और स्टॉप लॉस रहेगा नीचे का। स्टॉप लॉस एक बार बता दीजिए। स्टॉप लॉस हम लोग 6,500 के नीचे पोजिशनल बेसिस का है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी लेना है तो 6,800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का ले सकते हैं। टारगेट्स अच्छे खासे देखने मिल सकते हैं हमें अपसाइड्स के लिए, तो इसको पोजीशंस बना के चल सकते हैं। सर अभी एक कॉपर भी है इसमें, एक टॉप कमोडिटी में कॉपर भी आ रहा है सर। देखिए कॉपर हमने आपको सबसे पहला जो एंट्री लेवल दी थी वो 732 रुपए भी दी थी। बिल्कुल। उसके बाद 760 के ऊपर दिया था। कॉपर हम कंटिन्यूसली बाइंग में हैं, और हमने आपको क्लियर बोला हुआ है कॉपर के अंदर ऊपर में जो टारगेट है हमारे पास 1200 तक के लेवल खुले हुए हैं। अब हम आपको चार्ट दिखाते हैं हमने आपको क्यों दिया हुआ है। ये कॉपर का चार्ट है। हमने सबसे पहले आपको जो क्लैरिटी दी थी कॉपर के अंदर बाइंग बनेगी, ये आपके लेवल्स है। ये ब्रेकआउट दिया था इसने 755 के ऊपर, यहां तक क्या आ गए हैं ऑल टाइम हाई पे। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस एक ले रहा है। इस रेजिस्टेंस के लिए अभी हमको और अगला वेट करना पड़ेगा कि हम अगले लेवल्स के लिए कहाँ जाएंगे। डेफिनेटली अभी कोई भी मंदी का ट्रेंड नहीं है, करेक्शन का वेट हो सकता है। 1 वीक 2 वीक 3 वीक का करेक्शन ले सकता है कॉपर, लेकिन जिस दिन वापस से एक ब्रेकआउट लिया तो हमें इतनी ही बड़ी तेजी वापस देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जो इस लेवल का करेक्शन है, ठीक है, तो मैक्सिमम अगर कभी करेक्शन मिलता भी है यहाँ से, क्योंकि अभी 855 चल रहा है, और एक बहुत बड़ा कोई क्रैश आ जाता है, ठीक है ना, कोई एक नेगेटिव न्यूज आ जाती है, कुछ भी आती है, तो मैक्सिमम साइड पे जो करेक्शन रहेगा वो 845 से लेके 830 रुपीज तक रहेगा। अगर 845 से 830 के बीच में वापस मिलता है नेक्स्ट 15 दिन या 20 दिन के अंदर, तो डेफिनेटली एक स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग इसको स्टार्ट करी जा सकती है पोजिशनल बेसिस पे। जो भी इंडस्ट्री का काम करते हैं, कॉपर से रिलेटेड जिनका बिजनेस है, वो लोग भी इसके अंदर एक 830 के रेंज में अगर आता है तो बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे फ्राइडे के दिन में कॉपर ने एक बार हाई लगाया था, लाइफ टाइम हाई लगाया कॉपर ने 862-63 अराउंड, ठीक है, और वहीं से एक बार पलटा है।
देखिए कोई बहुत ज्यादा नहीं पलटा है, अगर देखा जाए तो क्लोजिंग से 8 से 58 के आसपास आ रही है, ठीक है, तो 4 रुपए नीचे है, कॉपर के अंदर इतनी कोई बड़ी रैली नहीं है। यस, अगर करेक्शन मिलता है, हम लोग करेक्शन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है करेक्शन होगा वो हेल्दी करेक्शन होगा, एज जैसा गोल्ड के अंदर बोला, सिल्वर के अंदर बोला। तो कॉपर मेटल्स के अंदर हम पहले भी बोल रहे हैं, लास्ट ये हमारा शायद तीसरा या चौथा वीडियो है जिसमें हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, प्लीज कॉपर के अंदर या फिर मेटल सेक्टर में अभी मंदी करके काम नहीं करना है। जब तक आपको क्लैरिटी मंदी की नहीं मिलती है या फिर कोई ऐसे चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, जहां पे हमको मंदी करना पड़े, तब तक मंदी नहीं करना है। बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट रहेगा, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे लेड हो, चाहे जिंक हो, चाहे एल्यूमिनियम हो। बिल्कुल सर, हमने गोल्ड सिल्वर के बारे में भी एक बार बताया था कि अभी तेजी नहीं करेंगे फिलहाल गोल्ड में, जब तक एक बार करेक्शन नहीं मिल जाता। बिल्कुल। हाँ, तो सर सेम सिचुएशन कॉपर में भी अभी? देखिए कॉपर में अभी वाली सिचुएशन नहीं है, अभी इसके अंदर तेजी बनी हुई है, स्ट्रेंथ है, अभी इसके अंदर बाय करना ही रहेगा। कोई भी अगर आपको इंटरडे लेवल्स पे अगर कोई भी डिप मिलता है तो बाय करके काम करिए, आपको प्रॉफिट में अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। सेल करके प्लीज इसके अंदर काम मत करिए। सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन कहीं पे भी अगर डिप मिलता है तो डिप बाइंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा 2 चीज और ले लेते हैं जो जनरली हम लोग कवर करते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए कवर कर लेते हैं, जहां पे है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या करें, हमने सबसे पहले आपको दिया था कि निफ्टी क्लियरली मैसेज हमारे सब्सक्राइबर्स को दिया था कि 22,000 के आसपास बाय करिए, 21,600 का स्टॉप लॉस है, टारगेट हमें वापस से ऊपर को देखने को मिलेंगे, 22,600 तक के हमको लेवल वापस से देखने को मिले हैं। ओवरऑल ट्रेंड नेक्स्ट वीक के लिए अगर देखें तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करेंगे। एक ये देखिए हाइकेनाशी बना हुआ है, अब इसका जो टॉप ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना बना हुआ है 22,845, तो राउंड फिगर ले लेते हैं 22,850। अगर निफ्टी 22,850 के ऊपर सिंगल डे भी अगर क्लोज कर जाता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 23,500 तक के देखने को मिलेंगे, और इसको अभी तेजी के अंदर कोई भी रोकने के लिए इसको कोशिश ना करे जब तक निफ्टी के अंदर 21,600 अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए लेवल्स में, 21,600 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक निफ्टी के अंदर मंदी करके काम नहीं करेंगे। सर मंदी करने जैसा तो अभी मौका लगता भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आएंगे कुछ टाइम में। देखिए इलेक्शन के रिजल्ट क्या आएंगे वो तो उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, मार्केट तेज हो जाएगा। तो देखिए मार्केट क्या उस समय कंडीशंस क्रिएट करेगा, अभी भी यहाँ से हम लोग 1 महीने से ज्यादा भी टाइम है उस चीज को, तो अभी उसके ऊपर कोई भी बहस करना है, बात करना अभी गलत होगा। बिल्कुल सर, जैसे हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी निकाली थी बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग, तो उसमें एक अच्छे खासे नए लेवल्स। देखिए अभी हमने आपको बोला है बैंक निफ्टी के अंदर मैंने क्लियरली बोला था कि 45,000 का एक मेजर स्टॉप लॉस है, जब तक 45,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा तब तक मंदी नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में अभी जिस तरह का चैनल पैटर्न देख रहा है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है वीकली चार्ट, ओके, ये मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ली है, देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट कर करके वापस से ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे हम देखिए ये इसकी ट्रेंड लाइन है, एक और खींचिए, ये अपसाइड है। तो जो मैंने बताया था आपको कि आप इसके अंदर 45,600 आ रहा है, राउंड फिगर में कोई भी स्पाइक वगैरह ना आए तो 45,000 का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपको वापस से कहां तक देखने को मिलेंगे, इस वाली अब जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करता हुआ दिखेगा। इस समय जो दिख रहा है 56,400 500 तक के लेवल्स हमको अभी बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी और निफ्टी स्टॉक्स के अंदर, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ध्यान रखिए, आने वाले टाइम में हमको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर तो ऐसे भी स्ट्रांग ही लग रहा है सर। हाँ, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है, इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि अगर बैंक निफ्टी चल रही है तो डेफिनेटली वो भी चलेगी। अभी काफी अच्छा कंसोलिडेशन है इसके अंदर, अगर देखें तो लोअर लेवल पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। अगर इसने अपसाइड में रैली दी तो डेफिनेटली 56,500 को कोई भी रोक नहीं सकेगा। 45,000 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अभी मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है सर कि इंडियन मार्केट हो या कमोडिटी, दोनों तेजी में बने हुए हैं फिलहाल। यार देखिए ये एक ट्रेंड होता है। अगर मैं 2008 की बात करूं तो 2008 में क्या था सिनेरियो, गोल्ड भी तेज हो रहा था, बिल्कुल, निफ्टी भी तेज हो रही थी, दोनों के दोनों हो रहे थे। एट द एंड क्या हुआ कि गोल्ड ने अपना जो है कंटिन्यू रैली करी, उसके बाद में निफ्टी ने करेक्शन दे दी, करेक्शन, ग्लोबल मार्केट के अंदर रिसेशन देखने को मिला। तो ये फेड की जिस तरह से कंडीशन चल रही हैं, ठीक है ना, उनके पास में अभी पैसा भी नहीं है, डेट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट उनका बिल्कुल हाई चल रहा है। तो उनके पास 2 ही कंडीशन है, या तो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे या फिर बढ़ाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कम करेंगे तो गोल्ड सिल्वर ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन हो रही है, तो हो सकता है अभी इलेक्शन तक 2024 कंप्लीट हो जाए, तब तक आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होंगे, ठीक है ना, वैसे ही
इकोनॉमीज में आपको प्रेशर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब कि ओवरऑल एक ही चीज़ है कि भी 2024 तो अच्छे खासा मार्केट देगा दोनों उसमें, कमोडिटीज और इक्विटीज में। देखिए अभी तो दे रहा है। अभी हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें तो अभी हमारे पास में 4 जून तक का टाइम है, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते। उसके बाद क्या करना है वो तब की बात आएंगे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस समय क्या करना है। वो तो और करेंगे सर उसमें। मेरे ख्याल से जितनी कमोडिटीज हम लोग कवर कर सकते हैं तो उतनी हमने कवर करी है। रेस्ट पूरी की पूरी इन डेप्थ जो आपको रिपोर्ट है, वीकली रिपोर्ट, वो पूरी की पूरी आपको